गुड मॉर्निंग। आज वेंसडे मॉर्निंग है और ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहे हैं। एक मिनट, स्टार्ट करते हैं ना। तो मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में क्या किया था, कंस्ट्रेंट, पुली कंस्ट्रेंट पे मैंने क्वेश्चन सॉल्व करवाया था। पुली कंस्ट्रेंट में आपको याद रखना है कि अगर पुली मूवेबल है तो उस केस में क्या है, दो तरीके मैंने आपको बताए थे। एक तो टी डॉट ए का जो मेथड है, समेशन ऑफ टी डॉट ए इक्वल्स टू 0, वो यूज कर लेना, या क्या कर लेना, पुली के दोनों एंड्स को देख लेना, पुली के दोनों एंड्स के एक्सेलरेशंस को ऐड कर लेना वेक्टरी डिवाइडेड बाय 2, तो उससे आपको पुली का एक्सेलरेशन मिल जाएगा। मैंने इससे पहले वाले लेक्चर में कुछ क्वेश्चन भी सॉल्व कराए थे। इतना ज्यादा क्वेश्चन अपने कंस्ट्रेंट मोशन में नहीं आता, तो हम उसमें ज्यादा बात नहीं करेंगे। मैं आपको क्वेश्चंस मार्क करा दूंगा और इस फ्राइडे को अपन फिर से एक डिस्कशन रखते हैं, ठीक है। मैं आज क्वेश्चन मार्क करा दूंगा, फ्राइडे को अपन डिस्कशन रखते हैं जो भी हमने पढ़ा है उस पर। आज अपन क्या करने वाले हैं, आज हम स्टार्ट करने वाले हैं फ्रिक्शन, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फ्रिक्शन। अब फ्रिक्शन क्या है, तो मैंने आपको थोड़ा बहुत फ्रिक्शन के बारे में पहले समझाया था। मैंने आपको बताया था कि जो कांटेक्ट फोर्स होता है उसके दो कंपोनेंट होते हैं। एक कंपोनेंट होता है कांटेक्ट सरफेस के परपेंडिकुलर, और दूसरा कंपोनेंट होता है कांटेक्ट सरफेस के अलोंग। अब जो कांटेक्ट सरफेस के अलोंग होगा, मान लो ये हमारा सरफेस है और इस सरफेस के ऊपर अपन रखने वाले हैं एक ब्लॉक। ऐसा हमारे पास एक एम मास का ब्लॉक है, और अब जो ये सरफेस है ना, ये सरफेस कैसा है, रफ। ये सरफेस जो अब हमारे पास है, तो रफ टाइप का सरफेस है, एम मास का ऑब्जेक्ट है यहाँ पर। अच्छा, अब इस एम मास के ऑब्जेक्ट में अगर मैं बोलूं कि ये जो ब्लॉक है ना, एम मास का ऑब्जेक्ट है, इस पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। ये जो ऑब्जेक्ट है उस पर मैंने एक फोर्स अप्लाई किया इस डायरेक्शन में, और अभी समझ लो कि ये फोर्स इतना काफी था कि इसको आगे चला सके। ये जो फोर्स है वो उतना काफी है कि ये जो एम मास का ब्लॉक है उसको आगे चला सके, ठीक है। मतलब एम मास, ये जो फोर्स है ना जो मैंने अप्लाई किया एक्सटर्नल, ये इतना सफिशिएंट है कि इसको चला सके। इससे कम होगा तब भी नहीं चलेगा, और इससे ज्यादा अगर होगा तो एक्सेलरेट करना स्टार्ट कर देगा। तो हम कोई एक्सेलरेशन वगैरह नहीं चाह रहे, हम बोल रहे हैं कि ये जो सरफेस है वो कैसा है, रफ है। ये सरफेस रफ है और ये जस्ट चलने वाला है, तो ये फोर्स को मैं गायब कर दे रहा हूँ, बस मैं ये स्टेटमेंट बोल दे रहा हूँ, ये जो ब्लॉक है ये जस्ट चलने वाला है। ये ब्लॉक ये ब्लॉक जस्ट चलने वाला है, जस्ट चलने वाला है। अब कैसे चलने वाला था, तो हमने इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई किया था, तो ये जस्ट चलने वाला है। मतलब जो फोर्स मैंने अप्लाई किया था उससे जैसे ही ज्यादा अप्लाई कर दूंगा तो ये चलना स्टार्ट कर देगा। अभी ये चल नहीं रहा है, अभी रुका हुआ है, ठीक है। अब अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने आपको बताया था कि जो कांटेक्ट फोर्स सॉरी जो कांटेक्ट फोर्स होता है, कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट होंगे। कांटेक्ट फोर्स का एक कंपोनेंट अपन दिखाएंगे इस डायरेक्शन में, कांटेक्ट के परपेंडिकुलर। अब जो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। जो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है उसको हम क्या बोलते हैं, नॉर्मल। और सिंस ये ब्लॉक जस्ट चलने वाला है, ठीक है, मैंने ये फोर्स, देखो मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया था, मैंने बोला कि मैंने ऐसे फोर्स अप्लाई किया लेकिन ये नहीं चल रहा है। अब ये नहीं चल रहा है मतलब डेफिनेटली इसको कोई रोक रहा है। अभी वो समझ में आएगा धीरे धीरे। अभी इसको कौन रोक रहा है, तो आप ऐसा समझ लो कि यहाँ पर ये जो रफ सरफेस है वो इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है ऐसे। ये जो रफ सरफेस है वो इस डायरेक्शन में एक फोर्स अप्लाई कर रहा है, इस डायरेक्शन में। अब ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स है ना, ये जो इस डायरेक्शन में फोर्स है जो ये रफ सरफेस ने अप्लाई किया, इसी को अपन क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन। तो एक्चुअल में क्या है, कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट हैं, एक नॉर्मल है जो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होगा, और एक फ्रिक्शन होगा जो कांटेक्ट के अलोंग होगा। अब अगर ये फोर्स, में एक्सटर्नल फोर्स को गायब करो, मेरे को इसको भी दिखाने की जरूरत नहीं है। अब अगर मैंने बोला कि कांटेक्ट फोर्स के दो कंपोनेंट है, नॉर्मल और फ्रिक्शन, मतलब ये जो फोर्सेस है इनका जो रिजल्टेंट होगा, ये जो फोर्सेस हैं इनका जो रिजल्टेंट होगा वही क्या होगा, नेट कांटेक्ट फोर्स होगा क्या। मैं डायग्राम कंप्लीट कर लेता हूं फिर मैं आपको समझाता हूं कि क्या है।
ऐसा ध्यान से देखना, हमने क्या बोला कि जो कांटेक्ट फोर्स है उसके दो कंपोनेंट होते हैं, एक कंपोनेंट होता है जो कांटेक्ट के परपेंडिकुलर होता है जिसको बोलते हैं नॉर्मल, और दूसरा कंपोनेंट होता है कांटेक्ट के अलोंग जिसको बोलते हैं फ्रिक्शन। अब इन दोनों का जो रिजल्टेंट होता है ना वही क्या होता है, एक्चुअल कांटेक्ट फोर्स होता है। मतलब ये जो मैंने देखो ये और ये पैरेललोग्राम लॉ के अकॉर्डिंग ये रिजल्टेंट हो जाएगा ना, तो यहाँ पर ये जो हो गया ये हमारा हो गया कांटेक्ट फोर्स। तो अभी तो पहले तो आप ये याद रख लो कि कभी भी अगर आपको बोला जाए कि फाइंड कांटेक्ट फोर्स, अगर आपको किसी ने बोला कि टोटल कांटेक्ट फोर्स क्या होगा ये बताओ, तो आप सिंपल क्या करना, जो भी नॉर्मल फोर्स है, जो भी नॉर्मल फोर्स है और जो फ्रिक्शन फोर्स है, जो नॉर्मल फोर्स है और जो फ्रिक्शन फोर्स है, इन दोनों का फाइंड कर लेना रिजल्टेंट। नॉर्मल फोर्स और फ्रिक्शन फोर्स का जो रिजल्टेंट है वही क्या होता है, टोटल कांटेक्ट फोर्स होता है। मतलब जब भी एक ब्लॉक किसी सरफेस के साथ कांटेक्ट बनाता है तो कांटेक्ट दो तरह का फोर्स लगा सकता है, एक तो नॉर्मल लगा सकता है और एक फ्रिक्शन लगा सकता है। ये मैंने फ्रिक्शन का एक डेफिनेशन रखने की कोशिश की है, अभी बहुत कुछ समझना बाकी है फ्रिक्शन। तो फ्रिक्शन को हम क्या करते हैं, समझते हैं धीरे धीरे कि फ्रिक्शन होता क्या है। ठीक है, अभी एकदम ध्यान से देखना है, हर एक पॉइंट समझने की कोशिश करना है, क्योंकि अगर बेसिक मिस कर जाओगे फ्रिक्शन का तो जो प्रॉब्लम्स होंगे ना, प्रॉब्लम सॉल्व करने में आपको काफी दिक्कत आने वाली है। मान लो ये सरफेस है और सरफेस के ऊपर हमने रख दिया एक ऐसा ब्लॉक, सॉरी सॉरी, ये मान लेते हैं, ठीक आते रहती है। एम मास का एक ब्लॉक है हमारे पास और ये जो सरफेस है ये कैसा है, रफ सरफेस। अगर कभी भी ऐसा मिल जाए लिखा हुआ कि सरफेस रफ है तो समझ जाना कि फ्रिक्शन भी लगेगा। आज से पहले तक हम जो भी पढ़ते थे उसमें हम कोई भी फ्रिक्शन के बारे में बात नहीं करते थे। अच्छा, अभी एकदम ध्यान से देखना, जैसे मैं बताऊं वैसे समझने की कोशिश करना। ठीक है, अगर मैं वर्टिकल के डायरेक्शन में फोर्सेस देखूं, वर्टिकल के डायरेक्शन में अगर आप फोर्सेस देखोगे तो सबसे पहला फोर्स क्या दिखा देंगे, सबसे पहला फोर्स इसका वेट दिखा देंगे, बिल्कुल सही है, और एक फोर्स दिखा देंगे नॉर्मल रिएक्शन ऊपर। तो अगर वर्टिकल के डायरेक्शन में देखा जाए तो एक नॉर्मल फोर्स लग रहा है ऊपर के डायरेक्शन में। ठीक है, एक नॉर्मल फोर्स ऊपर के डायरेक्शन में था और दूसरा फोर्स है इसका खुद का वेट जो वर्टिकली डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा है। अब वेट और नॉर्मल एक दूसरे को काउंटर बैलेंस कर रहे हैं, इसलिए वाई डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं हो रहा। मान लो ये जो ब्लॉक है एम मास का ब्लॉक है, इस एम मास को के ब्लॉक को घर का एक बहुत ही छोटा सा बाबू था। ठीक है, घर में एक कोई छोटा सा बाबू था, छोटा बाबू, इस छोटे बाबू ने क्या किया, फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, सीवी। ये जो छोटा बाबू था, ये छोटा बाबू जो है ये चाहता है कि ब्लॉक को शिफ्ट कर दे, ब्लॉक को मूव कर दे, जी जान लगाया इसने, मेहनत लगाया, लेकिन ये छोटा बाबू जो है वो ब्लॉक को शिफ्ट नहीं कर पा रहा है। अब अगर आप ध्यान से सोचोगे तो मैंने फोर्स तो लगाया है सर, फिर भी ये ब्लॉक नहीं चल रहा है। अब ये जो ब्लॉक है एम मास का ब्लॉक है, ये सिर्फ एक ही केस में नहीं चल सकता है सर, जब सीबी, ये जो सीबी फोर्स है, जो छोटा बाबू ने जो फोर्स लगाया है, अगर उस फोर्स को कोई काउंटर बैलेंस करना स्टार्ट कर दे तभी तो ये ब्लॉक नहीं चलेगा ना। मान लो जो छोटा बाबू था, ये छोटा बाबू कितना फोर्स लगा रहा था, 5 न्यूटन का। छोटा बाबू जो फोर्स लगा रहा है वो 5 न्यूटन का है। इसका मतलब ये है, इसका मतलब ये है कि जब छोटा बाबू इस पे फोर्स अप्लाई कर रहा है तो ये जो ऑब्जेक्ट है वो चलना चाहता था लेकिन ये नहीं चल पा रहा है। क्यों नहीं चल पा रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये जो सरफेस है वो रफ है, वो रफ सरफेस भी क्या करना स्टार्ट कर देगा, एक इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर देगा। अब तुम लॉजिकली सोचो, अगर ये जो फोर्स इस डायरेक्शन में आया है, ये फोर्स कौन किसने अप्लाई किया, फ्रिक्शन ने अप्लाई किया। अब याद क्या रखना है सर अपने को, या यहाँ पे समझना क्या है, मान लो मैं बोलता कि ये जो छोटा बाबू है ना, ये अभी कोई फोर्स नहीं अप्लाई कर रहे थे, मान लो ये छोटा बाबू ये फोर्स नहीं अप्लाई कर रहा था, मैं वापस आऊंगा इस पे, ये जो ब्लॉक है वो सिंपली ऐसे रखा हुआ था, कोई फोर्स नहीं है, सिर्फ इसका वेट और नॉर्मल एक्ट कर रहा है और कोई फोर्स नहीं, सरफेस रफ है, कोई फ्रिक्शन है क्या अभी। अगर सरफेस रफ है, एक बहुत ही बड़ा मिसकंसेप्शन होता है लोगों के माइंड में, अगर सरफेस रफ है यहाँ पे कोई फ्रिक्शन है क्या, और अगर तुम्हें लगता है कि हाँ सर फ्रिक्शन है तो किस डायरेक्शन में। मान लो अगर अपने को लग रहा है कि सर सरफेस तो रफ है मतलब फ्रिक्शन होगा, तो फ्रिक्शन अगर होगा तो किसी डायरेक्शन में होगा। अब फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस ही हो सकता है।
अगर फ्रिक्शन अलोंग द सरफेस हो सकता है, मतलब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है वो या तो इस डायरेक्शन में हो सकता है या इस डायरेक्शन में हो सकता है। मान लो ऐसा बोलते हैं कि फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में, अगर फ्रिक्शन इस डायरेक्शन में है और एक्स के अलोंग अगर कोई और फोर्स नहीं होता, तो बिकॉज ऑफ दिस फ्रिक्शन फोर्स ये ब्लॉक इधर स्लाइड करना स्टार्ट कर देता ना। इसका मतलब ऐसा होता कि तुमने क्या किया है, एक घर के फ्लोर पे, घर का फ्लोर जनरली रफ ही होता है, घर के फ्लोर पे, अब ऐसा नहीं कि सर मैंने तो टाइल्स वाइल्स लगा के रखा है, मेरा वाला जो फ्लोर है वो तो मस्त वाला क्या है, चिकना है, उसमें कोई भी फ्रिक्शन नहीं है। भाई साहब अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो चल ही नहीं पाएंगे। मतलब ऐसा कोई सरफेस नहीं है जिसमें फ्रिक्शन आप गायब कर दो। वो जो हमने अभी तक पढ़ा था वो आइडियल केस था, उसमें फ्रिक्शन गायब कर देते थे, लेकिन ऐसा कोई सरफेस नहीं होगा जिसमें फ्रिक्शन आप गायब कर दो। तो अगर मैं बोल रहा हूं कि ब्लॉक ऐसे रखा हुआ है, मैंने बाहर से कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, कोई एक्सटर्नल एजेंट नहीं है, कुछ नहीं। अब अगर बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं करना स्टार्ट किया ना, अगर मैं ऐसा बोलूं कि एफ एक्सटर्नल, बाहर से जो फोर्स अप्लाई कर रहे थे अगर उसका वैल्यू 0 है, तो फ्रिक्शन फोर्स जो सरफेस के बीच में डेवलप होगा ना, उसका वैल्यू भी क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बोलोगे सर ऐसा कैसे? अगर ऐसा नहीं होता, तुम सोचना, अगर ऐसा नहीं होता, मान लो फ्रिक्शन होता, तो किसी एक डायरेक्शन में होता, या इस साइड होता या इस साइड होता। अगर इस साइड फ्रिक्शन होता तो बिकॉज ऑफ दिस एक्सटर्नल फोर्स तो है नहीं एक्स डायरेक्शन में, अगर ये फ्रिक्शन होता तो ये ब्लॉक अपने मन से इधर स्लाइड करना स्टार्ट कर देता ना। मतलब रात को अपन ने रखा, सुबह देखा तो अलग से स्लाइड करके बाहर चला गया घर के, ऐसा होता है क्या? नहीं। अगर यहां पर फ्रिक्शन फोर्स लग रहा होता तो ब्लॉक इधर स्लाइड कर रहा होता। इसका मतलब जब मैंने इस पे कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, जब मैंने ब्लॉक पर कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगाया, तो ब्लॉक पर कोई फ्रिक्शन भी नहीं है। क्योंकि अगर फ्रिक्शन होता तो किसी भी डायरेक्शन में होता अलोंग द सरफेस, और अगर फ्रिक्शन होता तो ब्लॉक चल रहा होता। अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है, इसका मतलब एफ एक्सटर्नल जब 0 है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 0 है। दो ये सरफेस रफ है, दो ये जो सरफेस था ये रफ था, फिर भी अगर एफ एक्सटर्नल 0 है ना, अगर ब्लॉक में कोई चलने की टेंडेंसी नहीं है, तो ब्लॉक में जो लगने वाला फ्रिक्शन होगा सरफेस से, वो भी क्या होगा, 0 होगा। अब आते हैं वापस से, हमने बोला कि एक छोटा बाबू था, वो चाहता था कि इस ब्लॉक को हम क्या करें, धक्का देके चला दें। तो एक छोटे बाबू ने इस पे क्या किया, फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया। वो जो छोटा बाबू था, छोटा बाबू सीबी, उसने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया। कितना फोर्स अप्लाई किया, मान लेते हैं 5 न्यूटन का फोर्स इसने अप्लाई किया। मैंने देखा कि इस छोटे बाबू ने पूरा जी जान लगा दिया, अपना जितना दम था उसका उसने सब कुछ लगा दिया, फिर भी ये जो ब्लॉक है वो नहीं चला। अब ये जो ब्लॉक है ये नहीं चला, इसका मतलब एक ही केस हो सकता है सर, जितना फोर्स इस डायरेक्शन से होगा उतना ही फोर्स इस डायरेक्शन से जब आ जाए तभी ये ब्लॉक नहीं चलेगा। क्योंकि अगर ये 5 न्यूटन का फोर्स होता, अनबैलेंस फोर्स होता इस डायरेक्शन में, तो ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देता। अगर ब्लॉक नहीं चल पा रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली इस साइड से भी एक फोर्स आएगा। अब कौन अप्लाई कर रहा है, कोई भूत तो है नहीं, और अगर भूत है तो छोड़ देंगे, फिजिक्स खत्म हो गया। नहीं सर, कोई भूत तो है नहीं। अगर कोई भूत नहीं है तो फिर किसने अप्लाई किया ये फोर्स? तो ये फोर्स अप्लाई किया इस सरफेस ने, ये जो फोर्स अप्लाई किया इस सरफेस ने अप्लाई किया, और वो सरफेस ने जो फोर्स अप्लाई किया है वो इस डायरेक्शन में, ऐसा सरफेस ने जो फोर्स अप्लाई किया वो इस डायरेक्शन में है, जिसका नाम हम क्या देने वाले हैं, फ्रिक्शन। और अगर तुम सोचोगे ना, तो जब एफ एक्सटर्नल का वैल्यू, जब एफ एक्सटर्नल ये सीधी जो फोर्स है 5 न्यूटन है, तो फ्रिक्शन फोर्स भी कितना है, फ्रिक्शन फोर्स भी 5 न्यूटन का है क्या? अगर एक्सटर्नल फोर्स 5 न्यूटन का है तो फ्रिक्शन फोर्स भी 5 न्यूटन का है। अगर ऐसा नहीं होता, दोनों फोर्सेस का वैल्यू सेम नहीं होता, तो ब्लॉक चल रहा होता। ब्लॉक अगर नहीं चल रहा है, इसका मतलब जितना छोटा बाबू ने फोर्स अप्लाई किया लेफ्ट के साइड में, फ्रिक्शन उतना ही अप्लाई करेगा राइट के साइड में। अच्छा, अब मन में ख्याल आता है सर अचानक से फ्रिक्शन आ कैसे गया, अचानक से फ्रिक्शन कैसे आ गया? फ्रिक्शन हमेशा प्रेजेंट है, ठीक है, फ्रिक्शन जो है वो हमेशा प्रेजेंट है। अब फ्रिक्शन कब आना स्टार्ट करेगा? तो याद रखना, या तो ऑब्जेक्ट चलता रहे, या तो ऑब्जेक्ट चलता रहे, या चलने की टेंडेंसी हो, या चलने की टेंडेंसी हो, ठीक है। फ्रिक्शन कब दिखाएंगे सर जी? फ्रिक्शन तब बताएंगे, कब फ्रिक्शन फोर्स दिखाएंगे, या तो ऑब्जेक्ट चले, या तो ऑब्जेक्ट चल रहा है तब फ्रिक्शन है, ठीक है, सरफेस रफ होना चाहिए, या चलने की टेंडेंसी। जैसे इस वाले केस में सीबी 5 न्यूटन का फोर्स मैंने अप्लाई किया, फ्रिक्शन फोर्स है, क्यों है? क्योंकि चलने की टेंडेंसी थी, चलने की कोशिश थी। अब चलने की कोशिश, या इसको ना ऐसा भी लिखते हैं, आपने एक स्टेटमेंट पढ़ा होगा, फ्रिक्शन अपोजेस रिलेटिव मोशन।
फ्रिक्शन opposes relative मोशन। रिलेटिव मोशन मतलब परिवार का मोशन, जो एक साथ सब परिवार के लोग सब एक साथ मूव करते हैं, वो रिलेटिव मोशन नहीं भाई साहब। रिलेटिव मोशन मैंने बताया है किसी एक के रिस्पेक्ट में दूसरे का मोशन। अब ये जो फ्रिक्शन है ना, देखो ये जो फ्रिक्शन है वो कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता। जब भी आप ये स्टेटमेंट लिखो ना, फ्रिक्शन अपोजेस मोशन, कहीं पर भी अगर ये स्टेटमेंट लिखा हुआ देख लेना, वो मान लेना वो गलत है, वो नहीं जानता। फ्रिक्शन हमेशा रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। अब रिलेटिव मोशन का मतलब क्या है, मान लो ये सरफेस था हमारा, मैं थोड़ा सा अगर शेयरिंग बंद करूं, मान लो ये सरफेस था हमारा, और ये सरफेस के ऊपर क्या है, एक ऑब्जेक्ट ऐसा रखा हुआ है, ये ऑब्जेक्ट रख लेते हैं, ये सरफेस है और ये सरफेस के ऊपर एक ऐसा ऑब्जेक्ट रखा हुआ है। अब मान लो ये जो नीचे वाला सरफेस है वो स्टेशनरी है, और ब्लॉक ऐसे 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के स्पीड से, सॉरी 10 मीटर पर सेकंड के स्पीड से आगे भागना स्टार्ट कर दे, तो विद रिस्पेक्ट टू दिस सरफेस ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा क्या? मतलब सरफेस के रिस्पेक्ट में ये मोशन में आ गया, हाँ या ना? अच्छा, लेकिन अगर नीचे का प्लेटफॉर्म भी 10 से चल रहा है और ये भी 10 से चल रहा है, तो दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन हो रहा है क्या? नहीं। तो अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं हो, अगर दोनों के बीच में कोई रिलेटिव मोशन नहीं होगा तो फ्रिक्शन भी नहीं होगा। बात समझ में आ रहा है? या तो चलने की टेंडेंसी होनी चाहिए, या क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट चल रहा हो। ठीक है, हम अपन क्या बोलेंगे कि फ्रिक्शन जो है वो रिलेटिव मोशन को अपोज करता है। रिलेटिव मोशन को अपोज करता है इन द सेंस, जब भी एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस, एक सरफेस के ऊपर दूसरा सरफेस या तो स्लाइड करे या स्लाइड करने की कोशिश करे, तब उस केस में क्या हो जाएगा, रिलेटिव, उस केस में फ्रिक्शन जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा। जैसे मैंने ये बोला कि ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है, ये भी 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। अगर ये दोनों एक ही स्पीड से चल रहे हैं, ठीक है, और मैंने सिर्फ नीचे वाले पे फोर्स लगाया था, मैंने बोला कि ये जो मेरा हैंड है, हैंड पे मैंने फोर्स अप्लाई किया, देखो ऐसा। अगर मैं ये बोलूं कि ये जो मेरा हैंड है, सपोज ये हैंड 10 मीटर पर सेकंड से चल रहा था, मैंने इसमें ये डब्बा रख दिया, दोनों 10 मीटर पर सेकंड से चल रहे हैं, मेरे हैंड को तो मैं मूव करा रहा हूं, नो डाउट मेरे हैंड को मैं मूव करा रहा हूं, इस डब्बे को कौन मूव करा रहा है? डब्बे को मूव करा रहा है फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं होता तो डब्बा नहीं मूव कर पाता। ये डब्बा इसलिए मूव कर रहा है क्योंकि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन नहीं चाहता कि इन दोनों के बीच में कोई रिलेटिव स्लिपिंग हो। तो फ्रिक्शन हमेशा क्या करता है, रिलेटिव मोशन को अपोज करने की कोशिश करता है। धीरे धीरे बातें समझ में आएंगी, अभी टेंशन मत लो, जैसे जैसे बताता जा रहा हूँ सुनते जाओ, बस एक बार जब कहानी का दी एंड होगा ना तो सब समझ में आ जाएगा। अभी बस ये याद रखना कि फ्रिक्शन कभी भी मोशन को अपोज नहीं करता, फ्रिक्शन किसको अपोज करता है, रिलेटिव मोशन को। अच्छा, तो अपन ने क्या बोला कि इस तरह से मेरे पास आ गया एफ एक्सटर्नल का वैल्यू, जब मैंने कोई फोर्स अप्लाई नहीं किया था तो कोई चलने की टेंडेंसी नहीं थी, कोई चलने का टेंडेंसी नहीं था, तो फ्रिक्शन भी क्या था, जीरो था, क्योंकि चलने की टेंडेंसी थी नहीं, रिलेटिव मोशन नहीं आ रहा था। अब जैसे ही मैंने एफ एक्सटर्नल को 5 न्यूटन का कर दिया, एफ एक्सटर्नल को मैंने 5 न्यूटन का किया, तो मैंने देखा कि ये जो ब्लॉक है वो नहीं चल रहा है। अब अगर ब्लॉक नहीं चल रहा है, अच्छा ब्लॉक चल नहीं रहा है, ये बात तो समझ में आ रहा है, चलने की टेंडेंसी भी नहीं है क्या, कोशिश तो है, वो चलना चाहता था लेकिन चल नहीं पा रहा। अब वो क्यों नहीं चल पा रहा, क्योंकि यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स है जो उसको चलने नहीं दे रहा है, और ये फ्रिक्शन फोर्स एग्जैक्टली 5 न्यूटन का होगा क्या, जितना सीधी अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन फोर्स होगा, तभी तो ये नहीं चल पा रहा है। ठीक है सर। अब छोटे बाबू ने अपना दम खम लगा दिया, बेचारा थक हार गया, रोने लगा। घर की जो दीदी थी, बड़ी दीदी, उसे ये दुख देखा नहीं गया, बड़ी दीदी आ गई है फ्रेम में। बड़ी दीदी ने बोला कि टेंशन क्यों लेता है, मैं भी फोर्स लगाती हूँ। बड़ी दीदी ने बोला कि टेंशन क्यों ले रहा है भाई साहब, मैं भी फोर्स लगाती हूँ। बड़ी दीदी भी आ गई, फोर्स लगाना स्टार्ट कर दिया बड़ी दीदी ने। ठीक है, सपोज बड़ी दीदी ने फोर्स अप्लाई किया 15 न्यूटन का। ठीक है, बड़ी दीदी छोटा बाबू दोनों मिलकर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, तो नेट फोर्स कितना अप्लाई कर रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स 20 न्यूटन का नेट फोर्स अप्लाई कर रहे हैं क्या? छोटा बाबू ने भी फोर्स अप्लाई कर दिया, बड़ी दीदी ने भी, बीडी 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 बड़ी दीदी ने भी फोर्स अप्लाई कर दिया, दोनों ने मिलकर फोर्स अप्लाई कर दिया, फिर भी हम देख रहे हैं कि ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है। अब अगर ऑब्जेक्ट फिर से नहीं चल रहा है, इसका मतलब क्या होगा, फिर से कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है भाई साहब? तो ये जो कॉन्टैक्ट फोर्स है, फ्रिक्शन जो कंपोनेंट है वही रोक रहा है। इसका मतलब क्या हो गया, जब एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा के 20 न्यूटन का कर दिया है, तब फ्रिक्शन फोर्स भी 20 न्यूटन का हो गया होगा, तभी तो ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा। अपन ने जो अप्लाइड फोर्स था उसको बढ़ा के 20 न्यूटन कर दिया, फिर भी मैंने देखा कि ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, इसका मतलब फ्रिक्शन फोर्स भी बढ़ गया होगा सर, तभी तो ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है। तो 5 न्यूटन के फोर्स में भी नहीं चला, 20 न्यूटन के फोर्स में भी नहीं चला। ठीक है,
अब दोनों मिलके रोने लगे, दोनों मिलके रोने लगे तो आ गए बड़े भैया, ठीक है, आ गए बड़े भैया, आ गए बड़े भैया, बोले कि क्यों रो रहे हैं भाई साहब तुम लोग, मैं फोर्स लगाता हूँ, चलेगा, कैसे नहीं चलेगा। तो बड़े भैया आ गए फ्रेम में, बड़े भैया ने अप्लाई किया फोर्स 30 न्यूटन का, बड़े भैया ने अप्लाई किया फोर्स 30 न्यूटन का। अब बड़े भैया 30 न्यूटन आ गए तो एफ एक्सटर्नल कितना हो गया इस केस में, इस केस में अगर आप देखोगे तो एक्सटर्नल फोर्स जो है वो 50 न्यूटन का हो गया क्या, बड़े भैया भी फोर्स लगा के थक गए, जो ऑब्जेक्ट था वो अभी भी नहीं चला। अगर ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं चला, अगर ऑब्जेक्ट अभी भी नहीं चला, इसका मतलब फ्रिक्शन ने भी अपना वैल्यू बढ़ा के 50 न्यूटन कर लिया होगा क्या। तो अगर आप देखोगे तो जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स में बढ़ाता जा रहा हूं, फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू बढ़ाता जा रहा है। अब ऐसा हमेशा होता रहेगा क्या, जितना जितना तुम अपना एक्सटर्नल फोर्स बढ़ाते जाओ, फ्रिक्शन बोलेगा ठीक है तुम बढ़ा रहे हो तो मैं ही बढ़ाता हूं, ऐसा हमेशा होता रहेगा क्या, मतलब ये ऑब्जेक्ट कभी चल ही नहीं पाएगा, नहीं। फ्रिक्शन फोर्स एक सर्टेन लेवल तक ही बढ़ता है। जैसे मैंने सीबी, बीडी और बीबी ये तीनों फोर्सेस लगा दिए, उसके बाद में थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स लगाता ना, थोड़ा सा भी ज्यादा, थोड़ा सा भी ज्यादा मतलब 0.0000001 न्यूटन भी अगर मैं ज्यादा अप्लाई कर देता तो ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देता। बात समझ में आ रहा है, इसका मतलब ये बोल रहा हूं कि ये जो ब्लॉक है, ये जो यहाँ पे एम मास का ब्लॉक रखा हुआ है, अगर इस ब्लॉक पर मैंने 50 न्यूटन से कम का फोर्स लगाया है तो ब्लॉक नहीं चलने वाला, लेकिन 50 न्यूटन से जैसे ही थोड़ा सा ज्यादा फोर्स लगा दूंगा, ये जो ब्लॉक है वो चलना स्टार्ट कर देगा। इसका मतलब क्या है कि जो 50 न्यूटन है, ये जो 50 न्यूटन है वो मैक्सिमम फोर्स है, ये मैक्सिमम फ्रिक्शन का वैल्यू है। इससे ज्यादा जैसे ही अपन अप्लाई करेंगे ये जो ब्लॉक है वो चलना स्टार्ट कर देगा, मतलब 50 न्यूटन के फोर्स तक नहीं चलेगा, लेकिन 50 न्यूटन से थोड़ा सा भी ज्यादा फोर्स का वैल्यू कर दो, जो ब्लॉक है वो चलना स्टार्ट कर देगा। बात समझ में आ रहा है। अब मान लो मैंने बोला कि मैंने जो फोर्स था वो मैंने अप्लाई कर दिया 50 न्यूटन से ज्यादा, मान लो बड़े भैया पापा भी आगे, उन्होंने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट कर दिया 50 न्यूटन से ज्यादा का, ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देगा। अब जैसे ही तुमने ऐसे धक्का देके छोड़ दिया ब्लॉक को, सबने, छोटा बाबू, बड़ा बड़ी दीदी, बड़े बाप भैया और पापा सबने मिलकर फोर्स को धक्का देके छोड़ दिया। अब एक बार अब जब ऑब्जेक्ट को चला के छोड़ दे तो वो चलता रहता है क्या, नहीं सर, वो तो रुक जाता है। इसका मतलब जब ऑब्जेक्ट चलता रहता है तब भी तो फ्रिक्शन लग रहा है ना। रुके हुए ऑब्जेक्ट में फ्रिक्शन देखे हमने हमने ये देखा कि ये जब ऑब्जेक्ट रुका हुआ था तब इसमें फ्रिक्शन लग रहा था, लेकिन जब ये चलना स्टार्ट कर देगा तब फ्रिक्शन नहीं लगेगा क्या, सर तब भी फ्रिक्शन लगता है, तब भी फ्रिक्शन लगता है, तभी ये क्या होता है कुछ टाइम चलने के बाद रुक जाता है। इसका मतलब हम ये बोल सकते हैं कि हमारे पास जो फ्रिक्शन है उसकी तीन कहानियां चल रही हैं, ठीक है। अब ये पूरा जो एग्जाम्पल है आप चाहो तो नोट करो, नहीं नोट करो, लेकिन तुम्हें समझना बहुत जरूरी है। अब इस जो एग्जाम्पल मैंने लिया है ना उसको मैं कंक्लूड करने वाला हूं, उसको मैं समझाने वाला हूं कि ये मेरे कंसेप्ट से कैसे लिंक्ड है। हमने क्या देखा कि जब ये ब्लॉक स्टेशनरी रखा हुआ था, कोई चलने की टेंडेंसी नहीं, when there was no tendency, when there was no tendency of motion, when there was no tendency of motion between the block and the surface, between the block and the surface, friction was zero, friction was zero। इसका ये मतलब हो गया कि जब तक रिलेटिव स्लिपिंग नहीं होगी या रिलेटिव स्लिपिंग होने की टेंडेंसी नहीं होगी फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। जैसे ये सिंपल सा रखा हुआ है, ना कोई चलने की टेंडेंसी नहीं है, चल रहा है तो कोई फ्रिक्शन नहीं भाई साहब, ठीक है। दो सरफेस रफ है, दो सरफेस रफ है, फिर भी अगर ब्लॉक में कोई चलने की टेंडेंसी नहीं है तो कोई फ्रिक्शन नहीं, ठीक है भाई साहब। as soon as F external on the block, F external on the block is increasing, as soon as F external on the block is increasing, there is a tendency, there is a tendency to move, there is a tendency to move, but
still the block is not moving. हमने क्या देखा था? हमने ये देखा था कि as soon as F external on the block is increasing, there is a tendency to move, but still the block is not moving. अब अगर ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी आ गई बट स्टिल द ब्लॉक इज नॉट मूविंग, इसका मतलब ये हो सकता है कि F external is being balanced. F external is being balanced by friction force. बात समझ में आ रहा है? अच्छा, फिर हमने नेक्स्ट में क्या देखा? as we go on increasing the friction force, increasing the applied force, as we go on increasing the applied force, the magnitude of friction force, between the surface and the block, start increasing. ये हमने देखा ना, हमने ये देखा कि जैसे हमने क्या किया, अप्लाइड फोर्स को बढ़ाना स्टार्ट किया, जो मैग्नीट्यूड ऑफ फ्रिक्शन फोर्स था वो भी बढ़ना स्टार्ट हो गया. ठीक है? अच्छा, the block will start to slide only when the applied force is greater than a certain value. ठीक है? a certain value. अच्छा, इतना मैंने जो लिखा वो शायद समझ में आया होगा. कोई फोर्स नहीं अप्लाई किया, F एक्सटर्नल 0, फ्रिक्शन भी 0. ठीक है? फिर मैंने फोर्स लगाना स्टार्ट किया. जैसे जैसे मैंने फोर्स अप्लाई करना स्टार्ट किया, फ्रिक्शन फोर्स ही बढ़ना स्टार्ट हो गया. अब यहां पर क्या बोलेंगे? if F external is applied and the block is not sliding, मतलब चलने की टेंडेंसी है. ठीक है? हमने अगर F external अप्लाई कर दिया मतलब चलने की टेंडेंसी है, लेकिन ब्लॉक स्लाइड नहीं कर रहा. If F external is applied and the block is not sliding, then the friction is known as static friction. ठीक है? अपन ने क्या बोला, जब F एक्सटर्नल 0 तो चलने की टेंडेंसी नहीं हो रही थी, लेकिन जब मैंने F एक्सटर्नल कुछ रखा है, 5 न्यूटन, 10 न्यूटन, 15 न्यूटन, कुछ भी जब रखा था तो चलने की टेंडेंसी थी, लेकिन वो स्लाइड नहीं कर रहा था. तो जब ऑब्जेक्ट में फोर्स अप्लाइड है, वो चलने की कोशिश कर रहा है लेकिन चल नहीं पा रहा, वो रुका हुआ है, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. देखो,
if F external is applied and the block is not sliding, block चल नहीं रहा, then the friction is known as static friction. मतलब चलने की कोशिश है लेकिन वो चल नहीं पा रहा, उस समय जो फ्रिक्शन एक्ट करता है उसको क्या बोलते हैं? स्टैटिक फ्रिक्शन. बात समझ में आ रहा है? नेक्स्ट स्टेटमेंट क्या है? द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द maximum value of static friction, the maximum value of static friction is known as limiting friction. ये स्टेटमेंट बहुत इंपॉर्टेंट है. हमने बोला फोर्स अप्लाई किया, ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा, मतलब कौन सा फ्रिक्शन है भाई साहब? स्टैटिक फ्रिक्शन. ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा मतलब फ्रिक्शन जो है वो स्टैटिक है. अब वो जो स्टैटिक फ्रिक्शन था उसका वैल्यू ग्रेजुअली इंक्रीज हो रहा था, लेकिन एक सर्टेन वैल्यू तक इंक्रीज हुआ ना. जैसे 50 न्यूटन, इस वाले केस में जो मैंने एग्जांपल लिया था उसमें 50 न्यूटन तक अपन ने क्या किया था? उसके वैल्यू को इंक्रीज कराया था. एक बार जैसे ही 50 न्यूटन के पे पहुंच गए थे, एफ एक्सटर्नल अगर 50 न्यूटन से ज्यादा होता तो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देगा. इसका मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का एक मैक्सिमम वैल्यू जब तक वो ब्लॉक को चलने नहीं दे रहा है. अब मैक्सिमम वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन का होता है उसको हम क्या बोलते हैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन. ठीक है, इसका वैल्यू भी फाइंड करना सिखाएंगे. अभी बस आपको टर्म्स सिखा रहे हैं कि टर्म्स क्या क्या होते हैं. ठीक है, अच्छा. as soon as the applied force, as soon as the applied force is greater than, as soon as the applied force is greater than limiting friction, as soon as the applied force is greater than limiting friction, the block starts sliding. The block starts sliding. ये जो ब्लॉक है उसमें स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगा. फ्रिक्शन एक्टिंग, इतना मैंने कभी नहीं लिखा यार, बहुत लिख लिया आज तो मैंने. फ्रिक्शन एक्टिंग, फिर मेरे को कुछ लोग बोलते हैं सर आप नोट्स नहीं देते. इतना तो लिखता हूं यार, यही जो लिख रहा हूं यही तो नोट्स है. फ्रिक्शन एक्टिंग between the surface and the block when the block is sliding, when the block is sliding over, when the block is sliding over the surface, friction acting between the surface and the block, when the block is sliding over the surface, the friction is known as limiting. The friction is known as kinetic friction. The friction is known as kinetic friction. तो ये पूरी फ्रिक्शन की कहानी है. सिर्फ कहानी है, अभी तो मैंने कुछ पढ़ाया नहीं है, सिर्फ कहानी बताया है. मैंने क्या बोला? ब्लॉक जो है रफ सरफेस पे रखा है, कोई एक्सटर्नल फोर्स नहीं है, ब्लॉक नहीं चल रहा, ना चलने की टेंडेंसी है. फ्रिक्शन फोर्स कितना है भाई साहब? 0 है. हमने फोर्स लगाना स्टार्ट किया, ब्लॉक नहीं चल रहा. अगर ब्लॉक नहीं चल रहा और मैं फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मतलब चलने की टेंडेंसी थी, उस समय जो फ्रिक्शन लगता है, जब ब्लॉक में चलने की टेंडेंसी है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं स्टैटिक फ्रिक्शन. अब स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अपना वैल्यू एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है. स्टैटिक फ्रिक्शन के बारे में सोचो, वो अपने वैल्यू को एक्सटर्नल फोर्स के अकॉर्डिंग एडजस्ट कर रहा है.
जैसे जैसे एक्सटर्नल फोर्स को बढ़ा रहे थे स्टैटिक फ्रिक्शन भी अपना वैल्यू को बढ़ा रहा था, ठीक है। अच्छा, मतलब जो स्टैटिक फ्रिक्शन है, यहाँ पे नोट लिखेंगे एक, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, द वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन इज वेरिएबल, वो वेरिएबल है। और क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एफ अप्लाइड की इक्वल है क्या, फ्रिक्शन स्टैटिक, स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन उसका वैल्यू एफ अप्लाइड के या एफ एक्सटर्नल के इक्वल है क्या, जितना एक्सटर्नल फोर्स अप्लाई किया था उतना स्टैटिक फ्रिक्शन भी हो रहा था ना। जब जीरो था तो एफ अप्लाइड जब जीरो तो एफ स्टैटिक भी जीरो, फ्रिक्शन स्टैटिक भी जीरो। जब 5 न्यूटन का फोर्स लगाया तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 5 न्यूटन का, जब 15 का था तो स्टैटिक फ्रिक्शन भी 50 एंड सो ऑन, ठीक है। अच्छा, इसका मतलब एक चीज तो समझ में आ गया सर कि फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है, मतलब कौन रोक रहा है, स्टैटिक फ्रिक्शन रोक रहा है, ठीक है। अब स्टैटिक फ्रिक्शन अपना वैल्यू एडजस्ट कर सकता है, चेंज कर सकता है डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन। जैसे अगर इसको रोकने के लिए 5 की जरूरत थी तो फ्रिक्शन ने कितना लगाया, 5। देखो, इसको रोकने के लिए 5 की जरूरत थी तो फ्रिक्शन ने कितना लगाया, 5। जब अप्लाइड फोर्स 20 का हो गया, जब अप्लाइड फोर्स 20 हो गया तो फ्रिक्शन भी कितना हो गया, 20। मतलब जितना जरूरत है उतना ही खर्च कर रहा है क्या, मतलब फ्रिक्शन बहुत ही समझदार है क्या, अलग लेवल का समझदार है क्या फ्रिक्शन। उसको फ्रिक्शन देखो, फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू कितना हो सकता है, 50 हो सकता है ना। इस वाले केस में ये जो एग्जांपल हमने लिया था इसमें फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू 50 तक गया था। हमेशा फ्रिक्शन 50 लग रहा है क्या, नहीं। जब जरूरत सिर्फ 5 न्यूटन का है ना तो फ्रिक्शन सिर्फ 5 लगा। अगर मान लो सिर्फ छोटा बाबू ने फोर्स अप्लाई किया था 5 न्यूटन और फ्रिक्शन तुम 50 न्यूटन का लगा देते तो वो जो छोटा बाबू है, ये जो ब्लॉक है वो खुद से उधर स्लाइड करके छोटा बाबू को गायब करके निकल गया होता। या जब दीदी ने फोर्स अप्लाई कर दिया, 20 न्यूटन का फोर्स लग रहा था, इस समय फ्रिक्शन का वैल्यू ज्यादा था तो फ्रिक्शन क्या इसको स्लाइड करके नीचे पीछे धक्का दे रहा था क्या, नहीं। मतलब फ्रिक्शन अल्ट्रा लेवल का समझदार है, जितना जरूरत उतना ही खर्च कर रहा है भाई साहब। अगर 5 न्यूटन जरूरत थी रोकने के लिए तो 5 न्यूटन लगाया, अगर 20 न्यूटन जरूरत थी रोकने के लिए तो सिर्फ 20 न्यूटन पे काम चलाया उसने, अगर 50 न्यूटन जरूरत है तो 50 न्यूटन लगाया। इसका मतलब ये जो फ्रिक्शन है, स्टैटिक फ्रिक्शन बोले, अगर स्टैटिक फ्रिक्शन अलग लेवल का समझदार है क्या, जितना जरूरत उतना ही खर्च करेंगे। तो कुछ सीखना चाहिए अपने को फ्रिक्शन से कि कैसे बचत करें। ऐसा थोड़ी आपके जैसे जरूरत 10 रुपए की थी आप 100 रुपए देके आ गए, कीप द चेंज। अच्छा भाई साहब, तो हमने स्टैटिक फ्रिक्शन का तो बात कर लिया कि स्टैटिक फ्रिक्शन जो है, स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो अप्लाइड फोर्स के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। जितना ज्यादा अप्लाइड फोर्स उतना ज्यादा स्टैटिक फ्रिक्शन, ठीक है। अच्छा, अब लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में अगर बात करें, लिमिटिंग फ्रिक्शन, इसमें एक ग्राफ बना के दिखाऊंगा। अगर मैं लिमिटिंग फ्रिक्शन के बारे में बात करूं तो लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है, किसी भी दो सरफेस के लिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है ये कांस्टेंट है, ये याद रखना। दो सरफेस के लिए जो लिमिटिंग फ्रिक्शन का वैल्यू है ये कांस्टेंट है। स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन जो है वो कांस्टेंट है। अब ये जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है, जैसे मैंने इस वाले एग्जांपल में जो हमने लिया था 50 न्यूटन, वो जो ब्लॉक है और वो जो सरफेस था उन दोनों के बीच का लिमिटिंग फ्रिक्शन मैंने कितना रखा, 50 न्यूटन। अब तुम फोर्स लगाओ, मैं फोर्स लगाओ, कोई दुनिया जहां का कोई भी इंसान फोर्स लगा ले, एफ अप्लाइड चेंज होगा तो एफ स्टैटिक जरूर चेंज हो सकता है लेकिन लिमिटिंग फ्रिक्शन चेंज नहीं होगा। अब ये लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या देखा गया है, इसको लिखते हैं एफ एस मैक्स। एफ एस मैक्स मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल के। जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है नॉर्मल के। अब अगर ये नॉर्मल के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, फिजिक्स में ना ये प्रोपोर्शनलिटी साइन अच्छा नहीं लगता तो इसको भगाना है। अब कैसे भगाएंगे, तो एक कांस्टेंट मल्टीप्लाई करेंगे इक्वल्स टू म्यू एस टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अब ये म्यू एस क्या होता है सर, म्यू एस होता है कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो म्यू एस है ना, ये क्या है, कोफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बोलते हैं। अब तुम सोचो ये जो म्यू एस है, ये म्यू एस जो है ये सरफेस की प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ द surfaces which are in contact, property of the surfaces which are in contact, which are in contact। अब ये ना आपको मैं समझाता हूं एग्जाम्पल के साथ। जैसे
मैंने बोला कि स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू ये तो नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा है। अब अगर नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा होता, सिर्फ सिर्फ अगर नॉर्मल पे डिपेंड कर रहा होता, मान लो मैं दो सरफेस ले रहा हूं, देखो दो सरफेस है, एक डब्बा अपन ने यहां रखा, थोड़ा स्पेस में इसलिए बना रहा हूं क्योंकि रफ सरफेस है, ठीक है, थोड़ा रफ रफ दिखाएंगे। एक डब्बा अपन ने यहां रखा और एक डब्बा अपन यहां रखते हैं, ठीक है। अब एक्चुअल में अपने को लगता है कि ये जो डब्बा है, जब इसका आप माइक्रोस्कोपिक व्यू देखोगे ना, तो ये एक्चुअल में ऐसे है, उबड़ खबड़ है। जब एक्चुअल में आप इनको माइक्रोस्कोपिक लेवल में देखोगे तो ऐसे ऐसे दिखेंगे, उबड़ खाबड़, ऐसे प्लेन नहीं दिखेंगे, ऐसे उबड़ खाबड़, ऐसे उबड़ खाबड़, उबड़ खाबड़। अब अगर इसका मास है m और इसका मास भी है m, तो mg फोर्स नीचे लगा, उतना ही नॉर्मल ऊपर दिखा देंगे। इस केस में भी वही बोलेंगे सर, mg फोर्स नीचे लगा, उतना ही नॉर्मल ऊपर दिखा देंगे। बात समझ में आ रहा है सर? बिल्कुल समझ में आ रहा है। अब मान लो इसको ऐसे ही रहने देते हैं और यहां पर गिरा देते हैं पानी, यहां पर क्या करते हैं, यहां पर गिरा देते हैं पानी। अब आप जानते होंगे कि पानी गिर जाने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, पानी गिर जाने से फ्रिक्शन कम हो जाता है, स्लिप करने की टेंडेंसी ज्यादा हो जाती है। अब अगर इसको स्लाइड करने के लिए, अगर इसको स्लाइड करने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए था, स्लाइड करने के लिए मतलब मैं चाहता था कि स्लाइड कर जाए, मैं चाहता था कि स्लाइड कर जाए, अगर इसको स्लाइड करने के लिए 50 न्यूटन का फोर्स चाहिए, तो इसको स्लाइड करने के लिए ना 30 न्यूटन का फोर्स ही काफी होगा। अब तुम अगर नोटिस करोगे तो दोनों में नॉर्मल तो एक जैसा है भाई साहब, जितना नॉर्मल यहां पर जनरेट हो रहा है mg, उतना ही नॉर्मल यहां पर भी जनरेट हो रहा है mg। फिर डिफरेंस क्या हो गया? डिफरेंस हो गया कॉन्टैक्ट सर्फेसेस का। यहां पर दो सॉलिड सर्फेसेस कॉन्टैक्ट में थे, मतलब यहां पर ये मान लो ये वुड है और ये ग्राउंड है, वुड और ग्राउंड कॉन्टैक्ट में थे। यहां पर वाटर और वुड कॉन्टैक्ट में है क्या? तो जो फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसका होगा वही फ्रिक्शन कोफिशिएंट इसका होगा, इसकी कोई गारंटी है क्या? नहीं। और ये हम जानते हैं जब पानी गिरा होता है फ्लोर पे तो गिरने के चांसेस ज्यादा होते हैं, क्यों? क्योंकि फ्रिक्शन कम हो जाता है, फ्रिक्शन का वैल्यू कम हो गया मतलब स्लिप करने की टेंडेंसी ज्यादा हो गई है। तो जब भी कोई आपसे पूछे लिमिटिंग फ्रिक्शन, तो लिमिटिंग फ्रिक्शन दो बातों पे डिपेंड कर रहा है भाई साहब। एक तो ये डिपेंड कर रहा है कि ब्लॉक का नॉर्मल कितना है। अब तुम खुद से सोचो, जितना भारी ब्लॉक रखा होता है उसको स्लाइड करना उतना ज्यादा मुश्किल होता है क्या? क्योंकि जितना ज्यादा भारी ब्लॉक होगा उतना ज्यादा वो नॉर्मल डेवलप कराएगा, जितना ज्यादा नॉर्मल है उसको स्लाइड करना उतना ही मुश्किल है। एक बात तो सर अपने को ये समझ में आ गया। दूसरा बात, इस बात पे भी डिपेंड करता है कि जो सरफेसेस हैं उनका म्यूएस का वैल्यू कितना है। अब ये म्यूएस का वैल्यू हम बार बार कैलकुलेट नहीं करते, ये सब हमें क्वेश्चन में गिवन होता है, लेकिन बस इतना समझ लो कि अलग अलग सरफेसेस अगर कॉन्टैक्ट में है तो उनका म्यूएस का वैल्यू अलग अलग होगा। इसीलिए किसी सरफेस में सेम मास के ब्लॉक को चलाना आसान होता है, किसी सरफेस में सेम मास के ब्लॉक को चलाना मुश्किल होगा। बात समझ में आ गया क्या? तो जो लिमिटिंग फ्रिक्शन है उसका वैल्यू कांस्टेंट है, स्टैटिक फ्रिक्शन वेरिएबल है। और ये बहुत जरूरी है समझना, जितना अप्लाइड फोर्स होगा उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू होना है। अगर 5 न्यूटन का अप्लाइड फोर्स था तो स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू भी 5 का ही है। क्लियर है? लेकिन जो स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू है उसका वैल्यू कांस्टेंट है और वो म्यूएस इनटू नॉर्मल के इक्वल है। नॉर्मल ब्लॉक का वेट पे डिपेंड कर रहा है, बेसिकली ऐसा बोल सकते हो। और म्यूएस जो है वो डिपेंड कर रहा है कि कौन से दो सरफेसेस कांटेक्ट में रखें। अगर आप जो कांटेक्ट सरफेसेस है उनको चेंज कर दोगे तो जो फ्रिक्शन का वैल्यू है वो भी क्या हो जाएगा? चेंज हो जाएगा। बात समझ में आया है? बिल्कुल सर जी। अच्छा, तो ये मैंने बात किया स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू, जिसको हम क्या बोलेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन। फाइंड कैसे करेंगे? म्यूएस टाइम्स ऑफ नॉर्मल। ठीक है, अब नॉर्मल कैलकुलेट कर लो, म्यूएस से मल्टीप्लाई कर दो, तुमको स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा। अब मान लो मैं बोलूं कि मेरे पास एक ऐसा सरफेस था, मान लो एक क्वेश्चन बोलता हूं, मेरे पास एक ऐसा सरफेस था, इसके ऊपर अपन ने एक ब्लॉक रख दिया। ठीक है, ऐसा हमने क्या किया, इसके ऊपर एक ब्लॉक रख दिया 10 केजी का। यहां पर म्यूएस का वैल्यू जो है, म्यूएस का वैल्यू मेरे को बता दिया गया है 0.6 का है। म्यूएस का वैल्यू, इसका कोई यूनिट नहीं होता, 0.6 का म्यूएस का वैल्यू। अब अगर कोई पूछे कि मिनिमम फोर्स रिक्वायर्ड टू स्लाइड दिस ब्लॉक, 10 केजी के ब्लॉक को स्लाइड करने के लिए मिनिमम फोर्स कितना होना चाहिए, कम से कम कितना फोर्स लगाएंगे, क्वेश्चन पूछा गया है। मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स, ये हॉरिजॉन्टल फोर्स क्यों लिख रहे हैं वो आगे लेक्चर में समझ में आ जाएगा। मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स
required minimum horizontal force required to slide the object. ऑब्जेक्ट को स्लाइड करने के लिए मिनिमम हॉरिजॉन्टल फोर्स कितना होना चाहिए, मतलब एफ मिनिमम, अगर मैं ऐसे हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहा हूं तो। अब हम जानते हैं भाई साहब कि जब तक मैं इसके स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू को ओवरकम नहीं कर लूंगा तब तक ये स्लाइड करेगा नहीं। मतलब एफ मिनिमम जो है, एफ मिनिमम जो है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा सा भी ज्यादा हो जाए तो काम बन जाएगा क्या, तो हम ना स्टैटिक फ्रिक्शन ही जो होगा उसी को एफ मिनिमम बोल देते हैं। एफ मिनिमम में नो डाउट नहीं चलेगा, एफ मिनिमम जो वैल्यू है जैसे यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू उसमें नहीं चलेगा, थोड़ा सा ज्यादा, मतलब अगर 50 का है तो 50.001, लेकिन उसको अप्रोक्सीमेटली 50 ही तो मान सकते हैं ना। लेकिन बैक ऑफ द माइंड पता होना चाहिए कि 50 से वो ज्यादा है। तो यहाँ पर अगर इस केस में कैलकुलेट करोगे तो जो नॉर्मल आ रहा है, नॉर्मल क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट के वेट के इक्वल हो जाएगा क्या, इंटू 0.6, 100 इंटू 0.6 करेंगे तो 60 न्यूटन का मिनिमम फोर्स चाहिए क्या। मतलब इस अरेंजमेंट में अगर आपने 60.0000001 न्यूटन का फोर्स लगाया होता तो ये ब्लॉक चलना स्टार्ट कर देता। क्लियर है क्या, बिल्कुल सही है सर, समझ में आ गया। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन हो गया, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स पे डिपेंड करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन वैल्यू कांस्टेंट है जो नॉर्मल पे डिपेंड करता है। एक और फ्रिक्शन मैंने बताया था काइनेटिक फ्रिक्शन, एक और फ्रिक्शन मैंने बताया था काइनेटिक फ्रिक्शन। अब ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, ये जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, काइनेटिक फ्रिक्शन किस पे डिपेंड कर रहा है, तो काइनेटिक फ्रिक्शन जो है एफ के लिखते हैं, काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये भी नॉर्मल पे डिपेंड करता है। काइनेटिक फ्रिक्शन जो है ये भी क्या करेगा, नॉर्मल के वैल्यू पे डिपेंड करता है। क्लियर है, अच्छा। अब अगर ये भी नॉर्मल के वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है तो फिजिक्स में ये प्रोपोर्शनैलिटी साइन फिर से नहीं पसंद, तो एफ के को क्या लिखते हैं, म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल। फिर से ये जो म्यू के है इसको हम बोलते हैं कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ठीक है, ये जो म्यू के है ना, म्यू के को हम क्या बोलते हैं, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। ये हमारा म्यू के का वैल्यू है, कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन। फिर से ये जो म्यू के है डिपेंड्स ऑन द सर्फेसेस, डिपेंड्स on the surfaces which are in contact, depends on the surfaces which are in contact। ये जो म्यू के का वैल्यू है वो उन दो सरफेसेस पे डिपेंड करता है जो कांटेक्ट में है। क्लियर है क्या, अच्छा। अब म्यू के का वैल्यू, ये जो कोफिशिएंट ऑफ काइनेटिक फ्रिक्शन है वो या तो म्यू एस से कम होता है या उसके इक्वल होता है। मतलब काइनेटिक फ्रिक्शन का जो वैल्यू है वो स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू के या तो स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन के या तो इक्वल हो सकता है या उससे कम रहता है। बात समझ में आ रहा है क्या, तो हमारे पास तीन तरह के फ्रिक्शन है और तीनों तरह के फ्रिक्शन को कैसे फाइंड आउट करेंगे, फोर्स अप्लाई किया ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है मतलब स्टैटिक फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन अप्लाइड फोर्स के बराबर है, बिल्कुल सही है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू जो था उसको मैंने बोला लिमिटिंग फ्रिक्शन, जिसका वैल्यू म्यू टाइम्स ऑफ नॉर्मल है। एक बार जब अप्लाइड फोर्स को मैंने स्टैटिक फ्रिक्शन के वैल्यू से ज्यादा रख दिया तो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देगा। अगर ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देगा उस समय जो उस पर फ्रिक्शन लगता है उसको बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कैसे कैलकुलेट करेंगे, म्यू के टाइम्स ऑफ नॉर्मल। अब ये म्यू एस और ये जो म्यू के है ये दोनों सरफेसेस पे डिपेंड करते हैं और म्यू के का वैल्यू जनरली क्या होगा, म्यू एस से या तो कम होता है या दोनों इक्वल होते हैं। अब यहाँ पर एक ग्राफ भी होता है, वो ग्राफ आपको समझा देता हूँ, ये ग्राफ समझा दूंगा। और आज के दिन में बस मैंने कुछ न्यूमेरिकल कराया नहीं, बस मैंने आपको कहानी बताई है, लेकिन ये कहानी बहुत जरूरी है। ठीक है, आओ बच्चों तुम्हें सुनाए कहानी। किसकी कहानी थी, फ्रिक्शन की। अगर ये फ्रिक्शन की कहानी नहीं समझोगे ना एक भी क्वेश्चन नहीं कर पाओगे। यहां पर रखा अप्लाइड फोर्स, एक्सटर्नल फोर्स, और यहां पे रखा फ्रिक्शन। जब अप्लाइड फोर्स है जीरो, जब अप्लाइड फोर्स है जीरो तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या है, जीरो है। अप्लाइड फोर्स जीरो, फ्रिक्शन फोर्स भी जीरो। ठीक है, हमने क्या किया, ग्रेजुअली एफ एक्सटर्नल को बढ़ाना स्टार्ट किया। हमने जब एफ एक्सटर्नल को बढ़ाना स्टार्ट किया तो हमने देखा कि फ्रिक्शन फोर्स ही बढ़ रहा है और ऐसा चला था ना। हमने जब क्या किया, एफ एक्सटर्नल बढ़ाना स्टार्ट किया तो फ्रिक्शन फोर्स भी क्या होता, बढ़ता जा रहा था। अच्छा भाई साहब, अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स है एक मैक्सिमम वैल्यू पर आके
एक मैक्सिमम वैल्यू पर आके इससे ज्यादा नहीं बढ़ेगा। अब ये जो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है ना, ये जो फ्रिक्शन फोर्स का मैक्सिमम वैल्यू है, यहां पर मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन फोर्स को ही अपन क्या बोलते हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन। ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फ्रिक्शन है इसी को हम क्या बोल रहे हैं, स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन, ठीक है। ये जो मैंने पॉइंट यहां पे बनाया ये क्या है, लिमिटिंग फ्रिक्शन का है। लिमिटिंग फ्रिक्शन से पहले तुम कुछ भी देखो, ये पूरा क्या है, ये पूरा है स्टैटिक फ्रिक्शन। जितना अप्लाइड फोर्स उतना स्टैटिक फ्रिक्शन। ये पूरा हमारे पास क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन। यहां पर STATIC, फ्रिक्शन लिखने का जगह नहीं है तो सिर्फ स्टैटिक लिख देते हैं। अच्छा, अब जैसे ही अप्लाइड फोर्स, देखो इस वाले पॉइंट पर जो अप्लाइड फोर्स था वो लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा है। अब जैसे ही मैं F एक्सटर्नल को लिमिटिंग फ्रिक्शन से ज्यादा रखूंगा तो ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है। ऑब्जेक्ट जो है वो स्लाइड करना स्टार्ट कर देता है और कुछ इस तरह का ग्राफ बन जाता है। क्योंकि जो काइनेटिक फ्रिक्शन है, एक बार जब ऑब्जेक्ट स्लाइड करना स्टार्ट कर दे तो जो फ्रिक्शन होता है वो क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन होता है। ये पूरा जो रीजन है वो क्या है, काइनेटिक फ्रिक्शन का है। और अगर आप ध्यान से देखोगे तो मैंने वो जो काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू उसको स्टैटिक फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम रखा है। यहाँ पर ना एक हल्का सा किंक मिलता है, ऐसे ऐसे घुमा हुआ मिलता है। अब ये किंक जो होता है वो ट्रांजिशन जब होता है ना, स्टैटिक से काइनेटिक में ट्रांजिशन होता है, इसलिए किंक फॉर्म होता है। किंक के बारे में अपने को ज्यादा डिटेल में नहीं समझना है, ये ग्राफ में तो बस इतना समझना है कि जब तक ऑब्जेक्ट नहीं चल रहा है तब तक फ्रिक्शन स्टैटिक था। स्टैटिक फ्रिक्शन जो है वो एफ अप्लाइड के इक्वल है, ठीक है। स्टैटिक फ्रिक्शन का मैक्सिमम वैल्यू लिमिटिंग फ्रिक्शन होता है, जो फ्रिक्शन में सबसे ज्यादा होगा। अगर कभी भी आपको चेक करना है कि जो अप्लाइड फोर्स है वो ऑब्जेक्ट को चला पा रहा है या नहीं चला पा रहा है, तो आप क्या करोगे, आप देखोगे कि एफ अप्लाइड का वैल्यू कितना है। अगर एफ अप्लाइड का वैल्यू स्टैटिक फ्रिक्शन से ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट चलेगा, नहीं तो ऑब्जेक्ट नहीं चलेगा, ठीक है। अगर एफ अप्लाइड से ज्यादा का वैल्यू मैंने दे दिया, अगर एफ अप्लाइड से ज्यादा का वैल्यू मैंने दे दिया तो ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देता है। और जैसे ही ऑब्जेक्ट चलना स्टार्ट कर देता है उस समय जो फ्रिक्शन लगता है उसको हम बोलते हैं काइनेटिक फ्रिक्शन। अब अगर ये पूरी कहानी तुमको समझ में आ गई है ना, तो तुम एक क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। सिंपल सा क्वेश्चन है, अभी तक जो पढ़ाया उसी पे बेस कंसेप्ट है। मान लो ये सरफेस है ऐसा, ठीक है, और ये सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है। ये सरफेस है, सरफेस पे एक ब्लॉक रखा हुआ है 20 kg का, ठीक है। ऐसा बोला गया कि म्यूएस का वैल्यू यहां पर 0.5 है, ठीक है, और म्यूके का वैल्यू जो है वो 0.4 है। म्यूएस का वैल्यू 0.5 है और म्यूके का वैल्यू 0.4 है, ठीक है। और यहां पर फोर्स लगाया गया है, यहां पर फोर्स लगाया गया है 90 न्यूटन का। फोर्स अप्लाई किया गया है 90 न्यूटन का, ठीक है। आपसे पूछा गया है फाइंड द एक्सेलरेशन, फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ 20 kg ब्लॉक इफ एनी। अगर कोई एक्सेलरेशन है तो उसका वैल्यू आपको फाइंड करने को बोला गया है। अब हम देखते हैं भाई साहब, पहले तो मैं वैल्यूज कैलकुलेट कर लेता हूं। अगर मैं एफएस मैक्स कैलकुलेट करने जाऊं तो जो नॉर्मल है इस केस में वो 200 का है। क्या नॉर्मल जो है वो 200 का है ना, तो 200 इंटू 0.5 जब करोगे तो एफएस मैक्स का वैल्यू 100 न्यूटन का है। क्या, हाँ सर। और फ्रिक्शन का काइनेटिक, काइनेटिक फ्रिक्शन का वैल्यू कितना हो जाए, 200 इंटू 0.4। जब 200 को 0.4 से मल्टीप्लाई करोगे ये 80 न्यूटन का आ जाएगा। क्या, बिल्कुल सही है सर। मैंने फोर्स अप्लाई किया है 90 न्यूटन का। आप सोच के बोलो ये ऑब्जेक्ट चलेगा या नहीं चलेगा, और अगर चलेगा तो कितने एक्सेलरेशन। अगर आपको अभी तक का लेक्चर समझ में आ गया हो तो आप इसका आंसर बता सकते हो। अगर आप ये सोच रहे हो सर ठीक है, अगर एक्सेलरेशन अगर फाइंड करना है तो अप्लाइड फोर्स है, जब ऑब्जेक्ट चलने लगता है अप्लाइड फोर्स 90 न्यूटन का है, 80 न्यूटन का फ्रिक्शन रोक रहा था, डिवाइडेड बाय मास 20, तो 10 डिवाइडेड बाय 20 मतलब 0.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का एक्सेलरेशन। अगर आप ये सोच रहे हो ना आंसर है, तो आप गलत सोचते हो, आपको लेक्चर नहीं समझ में आया। ये ब्लॉक तभी चलना स्टार्ट कर सकता है जब अप्लाइड फोर्स का वैल्यू एफएस मैक्स से ज्यादा है। इस केस में अगर देखोगे तो एफ अप्लाइड का वैल्यू 90 न्यूटन का है और एफएस मैक्स का वैल्यू 100 न्यूटन का था। इस केस में ऑब्जेक्ट चलेगा ही। अगर ऑब्जेक्ट चलेगा ही नहीं, अगर ऑब्जेक्ट ने चला ही नहीं, कोई ऑब्जेक्ट नहीं चला, इसका मतलब ऑब्जेक्ट नहीं चला मतलब एक्सेलरेशन क्या है, जीरो है। इसमें दो चीजें पूछ सकते थे, एक तो पूछते हैं एक्सेलरेशन कितना है तो जीरो है, और फ्रिक्शन कितना है,
फ्रिक्शन कितना है यहाँ पर कितना फ्रिक्शन एक्ट करेगा? अगर फोर्स आपने इस डायरेक्शन में लगाया तो फ्रिक्शन आप कितना बोलोगे? फ्रिक्शन का वैल्यू क्या है? 80 न्यूटन, 90 न्यूटन या 100 न्यूटन? अगर आप 80 और 100 सोच रहे हो, फिर से आपने लेक्चर नहीं समझा। जितना अप्लाइड फोर्स होता है उतना ही स्टैटिक फ्रिक्शन का वैल्यू जाता है क्या? तो अगर अप्लाइड फोर्स 90 न्यूटन का है तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो भी क्या है? 90 न्यूटन का है। तो ये दो आंसर्स है। एक्सेलरेशन, सिंस ब्लॉक चल ही नहीं पाएगा। क्यों नहीं चल पाएगा? क्योंकि जो अप्लाइड फोर्स है वो फ्रिक्शन के मैक्सिमम वैल्यू से कम है, तो ब्लॉक चल नहीं पाएगा, तो कोई एक्सेलरेशन नहीं। और अगर ब्लॉक नहीं चलता, मतलब जो अप्लाइड फोर्स है, जितना अप्लाइड फोर्स है उतना ही फ्रिक्शन का वैल्यू भी है, तो वो 90 न्यूटन है। आज पूरी कहानी मैंने बताई है। नहीं समझ में आई कहानी तो 10 बार देखना, जब तक ये कहानी नहीं समझ में आएगा तब तक आप आगे क्वेश्चंस नहीं सॉल्व कर पाओगे। बात समझ में आया? चलिए इतना ही रहने देते हैं।